तो बैकवर्ड जो था एक अंग्रेजी का शब्द था, हम जा रहे हैं मुसलमानों के बीच में काम करने के लिए, तो हमको ये लगा कि ये पसमानदा जो है, जिसका अर्थ ये है पस माने पीछे, आमांदा माने जो थक हार के बैठ गया या जिसको पीछे कर दिया गया। तो हमको लगा कि ये सबसे माकूल शब्द है कि भाई हम पसमानदा, ये धर्म सूचक शब्द नहीं है ना, जात, पसमानदा नाम की कोई जात नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो बना है तो ये भी बहुत लंबा नाम हो जाता है। हम एक शब्द में, बल्कि हम समझिए कि दलित का भी एक शब्द आज भी खोज रहे हैं कि जो मुस्लिम दलित हम कह रहे हैं, उसके लिए कोई शब्द हमने बहुत लोगों को लगाया कि कोई उर्दू का या अरबी का कोई ऐसा शब्द मिले जो दलित मुस्लिम दलित के जगह पर वो फिट हो जाए। पिछड़े वर्ग में पैदा हो जाने से जी वो पिछड़े वर्ग का की बात भी करेगा, उसका हितैषी भी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। गुलाम सरवर साहब की जो पहचान है वो पहचान उर्दू को लेकर के, उर्दू की लड़ाई की, हाँ, तो उसी के रूप में। और उनके साथ जितने उनको आगे बढ़ाने में राजनीति में जितने थे, वो सारे जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडर्स थे। जो सेकुलर पार्टियां हैं या समाजवादी हों या कम्युनिस्ट हों, ये वो, इन लोगों को मुस्लिम को एक मोनोलिथ के रूप में देखते हैं, होमोजेनस के रूप में, एक रूप समाज देखते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते हैं कि मुसलमानों में भी है जात पात है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये तो अभी दबा कुचला है, इसका अभी डोमिनेट नहीं करता है ये, इसलिए हमको हिंदू में जात पात करेंगे लेकिन अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा में भी अति पिछड़ा करेंगे, लेकिन जहां मुसलमान की बात आती है तो वो सब मुसलमान की बात करते हैं। तो ये उनकी आइडियोलॉजिकल कमजोरी की ये निशानी है। और इससे इसका फायदा हमेशा जब मुस्लिम को एक वोट बैंक के रूप में, एक रूप समाज के रूप में आप देखेंगे, तो इसका फायदा हिंदू सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनको मिलता है। ये सोचा, देश हित में सोचा कि भाई बीजेपी से नीतीश को कैसे डिटैच किया जाए। तो हम गए, आए दिल्ली। उस समय हमारा एक बेटा जो कार्टूनिस्ट था, आर्टिस्ट है, इरफान, वो दिल्ली में हमसे पहले से आके रहता था। तो हम उसके यहाँ गए और उसको ले करके हम लालू जी के यहाँ गए। लालू जी को हमने कहा कि भाई बड़ी मोहब्बत से, प्यार से मिले। उन दिनों बड़ी प्यार मोहब्बत से लोग मिल रहे थे, चुनाव होने वाला था, सरकार नहीं बन रही थी, सबकी बात मैं कह रहा हूँ। तो घंटों बात हुई और हमको गेट तक छोड़ने आए। हमने उनको कहा कि देखिए से आप घर वापसी करा दीजिए नीतीश कुमार जी का, आप बड़ा दिल दिखलाइए, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 15 साल, और भाभी जी भी रह चुकी हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर मान लीजिए। उस समय तक हम लोगों का झुकाव लालू यादव के साथ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उस समय तक हम लोगों का झुकाव लालू यादव के साथ था। और उसका प्रमाण यह है कि मसावात की जंग में जो हमने उस सम्मेलन की रिपोर्ट छापी, फोटो छापा, तो सबसे ऊपर लालू जी का, नीचे में नीतीश जी का। पत्रकार के भी नजर में होता है ना, किसको हम ज्यादा फोकस करेंगे हाईलाइट की। उस समय तक यही था, और उसकी वाहिद वजह यह थी कि वो बीजेपी के साथ थे। इनको नहीं चाहते हुए भी हम इनको चाहते थे, तो इन्होंने बुलाया। हाँ, नीतीश जी उस मीटिंग से निकलने के बाद तब तक अगले ही हफ्ते पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो गई। पार्लियामेंट में नीतीश जी ने इस सवाल को उठा दिया कि मजहब, जात बदलने से सामाजिक स्थिति नहीं बदलती, दलित मुस्लिम, दलित ईसाई को भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए की मांग उठा दी।
इस पर बीके मल्होत्रा थे बीजेपी के लीडर लोकसभा में, उनसे बकझक हो गई। बकझक हो गई। उसके बाद नीतीश जी ने पार्लियामेंट से निकल के तुरंत हमको फोन किया। मोबाइल तो आ गया था, हम उधर शाहबाद के दौरे पर थे कि आप ऐसा ऐसा हो गया अनवर साहब, देखे मल्होत्रा साहब से झड़प हो गई हमारी। हमको से कल अखबार देखिएगा। हम ठीक है। पॉलिटिक्स ये हुई, हमने बाद में पता लगाया, पॉलिटिक्स ये हुई कि ये दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रभारी थे बिहार के, वो पकड़े मौलाना पकड़े दिग्विजय सिंह को। अब दिग्विजय सिंह ले जा करके मिलाए लालू जी से। लालू अलायंस कांग्रेस में न थे, मिनिस्टर रेल मंत्री थे। अब मिलाए कि अली अनवर को अगर मदद कीजिएगा तो इक्विवेलेंट तो मुस्लिम को बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोगों के साथ पूर्व सांसद अली अनवर साहब हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस के अलावा इनकी किताब जो मसावात की जंग है वो काफ़ी अहम है। और आप सब जानते हैं कि उसने पसमानदा पॉलिटिक्स को लेके एक वैचारिक जो कहें कि एक उन्होंने एक फाउंडेशन कम से कम मॉडर्न इंडिया में उन्होंने उस किताब के ज़रिए पैदा किया। और ये किताब के तकरीबन 20 साल हो गए हैं और ये किताब अंग्रेज़ी में, उर्दू में भी मौजूद है। फिर से उसको रीप्रिंट करने के लिए बहुत सारी बातें चल रही है। और हमारे साथ नवल भाई भी हैं, फॉरवर्ड प्रेस के हिंदी के एडिटर। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है। और अभी सर से बात हो रही थी कि ये पासमानदा पॉलिटिक्स में ये पासमानदा वर्ड कैसे आया। और सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 97-98 में जब वो किताब लिखने के बारे में सोच रहे थे तो उस ज़माने में पासमानदा, जो कि आज इतना पॉपुलर हो चुका है टर्म, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर पीएचडी लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है और सबकी ज़बान पे आ चुकी है, उस टर्म के बारे में भी उस ज़माने में सर ने नहीं सोचा। तो वो बता रहे थे कि पासमानदा वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। तो हमने और नवल भाई ने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर हैं वो जानना चाहेंगे कि ये पासमानदा वर्ड कैसे आया। तो आप लोगों के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया अली साहब से कि रुक जाइए, ये हम लोग अपने कैमरे को ऑन कर लिए हैं। और नवल भाई बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके पास भी बहुत सारे सवालात हैं। तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं शुरू में ज़्यादा बोल दिया। तो सर, पहला सवाल कि ये पासमानदा टर्म आया कहाँ से, फिर नवल भाई के भी अब सवाल ले लीजिएगा जी। अभय जी, सबसे पहले मैं अपने आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे ये अकस्मात जी, ये बहुत नेचुरल भी है सर। हाँ जी, अचानक ये आप इंटरव्यू की शक्ल में बात हो रही है और हमको खुशी है कि दो जोर से सर, दो हमारे पत्रकार मित्र, आपसे तो बहुत पुराना परिचय नहीं है, लेकिन जितने कम दिन में भी बहुत नज़दीक आप हम लोग हैं। नवल जी से तो हमारा बहुत पुराना परिचय है और हमको खुशी है कि ये आज फॉरवर्ड प्रेस के एडिटर हैं हिंदी के। तो आपके सामने ये बातचीत हो रही है तो हमको और ज़्यादा खुशी हो रही है कि इसको आप लोगों से शेयर मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि 96-97 में हमको ऑफ़र किया गया के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप के लिए। और उस वक्त मैं जनसत्ता में नहीं था, मैं स्वतंत्र भारत पायनियर ग्रुप का मैं ब्यूरो चीफ था पटना में। तो प्रभास जोशी जी ने जनसत्ता में रहते हुए हमको देखा था और हमारे लिखने, पढ़ने, सोचने के अंदाज से वो वाकिफ़ थे और बहुत स्नेह हमको उनसे मिला, बहुत सीखने को भी मिला। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया और कहा कि हम लोग आपको के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप की तरफ से, वो के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप के जो देने वाली कमेटी थी उसके वो मेंबर थे। तो उन्होंने कहा कि आपको और श्रीकांत को, हिंदुस्तान जी मैं जानता हूँ जी, उन दोनों को हम देना चाहते हैं
से आप ऐसा कीजिए कि एक सिनाप्सिस बना करके, और टंडन साहब डायरेक्टर हैं, आप उनको लेके चले आइए। उस समय तो कोई इंटरनेट वगैरह की कोई सुविधा थी नहीं, फ़ोन भी मोबाइल नहीं था, वो लैंडलाइन ही थी। तो उन्होंने कहा कि एक सिनॉप्सिस बना दीजिए। तो मैंने सिनॉप्सिस एक 1.5 पेज का लिखा, लेकिन ईमानदारी की बात है कि उस समय तक हमारे दिमाग में ना पसमानदा शब्द था और न मसावात शब्द। जी, मसावात का मतलब इक्वालिटी हो, हाँ, इक्वालिटी, हाँ। लेकिन ये दोनों शब्द का हमारे सिनॉप्सिस में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमने उसका मौजूद दिया था दलित मुसलमान। जी, क्योंकि ये टर्म ज़्यादा पॉपुलर था उस जमाने में। हाँ हाँ, दलित मुसलमान भी एक तरह से नहीं था। सच पूछिए तो दलित मुसलमान शब्द को भी पत्रकार रहते हुए मैंने कुछ पॉलिटिक्स में एक्टिविस्ट, कुछ एक्टिव होने की लालसा रखने वाले को एक मैंने एक साहब थे जो बॉस हमको कहते थे, और कुछ बैकवर्ड मुस्लिम का कुछ चला रहे थे, तो वो हमारे यहाँ बहुत आते जाते थे। तो उनको पत्रकार के नाते, पत्रकार लोग को एक ये भी होता है कि कुछ सलाह दे देना किसी को, तो उनको बड़ी शौक था राजनीति में आने का। तो हमने कहा कि इस तरह का काम करना चाहिए दलित। तो दलित मुस्लिम वगैरह हमने उनको सुझाया था, तो उस पर बढ़े थे, बहुत हद तक आगे भी बढ़े। लेकिन अपनी उनकी कोई पढ़ाई लिखाई इस संबंध में, राजनीतिक चेतना और कमिटमेंट तो था नहीं, तो इसीलिए वो टिके नहीं उस रास्ते पर बहुत देर तक। तो हमने दलित मुसलमान करके सिनॉप्सिस दिया, उस पर हमको फेलोशिप मिला। बल्कि टंडन साहब ने जब देखे तो कहा कि ये तो बहुत मौजूद है भाई, मुस्लिम समाज में किस तरह से जात पात और इस आधार पर भेदभाव व्याप्त है, ये तो नई बात है। तो ऐसा कीजिए अनवर साहब कि आप पूरे, उन्होंने काउ बेल्ट का कहा, पूरे काउ बेल्ट को, काउ बेल्ट का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इस पर कर दीजिए। हमने कहा कि सर 1.25 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 साल की अखबार से छुट्टी हमको मिलेगी। तो बिहार तो चूंकि हमारा जाना ये है, लेकिन इतने बड़े एक तरह से आधा से ज़्यादा इंडिया की बात हो गई, तो ये तो संभव नहीं। अगर 2 साल इसको आप कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये तो काश हमारे बस की बात होती, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कर दीजिए आप। हम कहें नहीं सब, जिस काम को हम करते हैं जी लगा के करते हैं, तो हम आप क्षमा करेंगे, हमने ये कर दिया। हम सिर्फ बिहार का कर सकते। कहा कि ठीक है दीजिए, कीजिए। तो उन्हें सिनॉप्सिस देख करके, हमको याद है कि टाइप किया हुआ वो 1.5 पेज में ही था, तो दे दिया। जब हमारी ये हो गई तो कुछ हमारे पत्रकार मित्रों ने हमको कहा कि भाई देखिए से आप ऐसा कीजिए कि एक बार ही अपना थीसिस लिखने के लिए बैठिएगा तो ठीक नहीं होगा। आप इसको रिपोर्टर रहे हैं तो जो भी दिन भर घूमिए, जो भी कीजिए, आर्काइव जाइए, किसी से मिलिए, उसको उसी दिन एक लिख दीजिए और तो रफ ड्राफ्ट कर लीजिए। हाँ, रफ ड्राफ्ट कर लीजिए और उसको एक फॉर्मेट दे दीजिए। फॉर्मेट दे दीजिए। तो बाद में आपको पूरा सिनॉप्सिस, पूरा थीसिस देने में भी, इसको किताब छपवाने में भी सहूलत होगी। इसमें मैं बताऊं, उत्तम सेन गुप्ता उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के अभी शायद नेशनल हेराल्ड में, हाँ नेशनल हेराल्ड में, फिर टेलीग्राफ में गए, और वो उस जमाने के हम लोग परिचित थे जब इंडिया टुडे के रिपोर्टर होकर के आते थे और मैं जनशक्ति अखबार में होता था। तो उन्होंने ये सलाह दी और कई मित्रों ने हमारे सलाह दी। हेमंत जी हैं, हेमंत जी हिंदुस्तान में थे, उन्होंने सलाह दी। श्रीकांत जी, हम लोग तो हाँ, अच्छा, हेमंत के नाम से हम लोग भी बिहार में कभी कभी पढ़ते थे। हाँ जी। तो उन्होंने ये सलाह दी, तो हमने लिखना। अब उसमें हमारा प्रिविलेज ये था कि हम अखबार में रह चुके थे, तो वो छपने भी लगा। तो कुछ लिख के दे दिया, नया विषय था, लोगों ने छापना।
कई अखबारों में छपा, हिंदुस्तान में एडिट पेज पर मैंने छपा। अरविंद मोहन जी उसके एडिट पेज के इंचार्ज थे, अभी भी दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी छापा। मैं बताऊं, आप नवल जी आज में थे, आज में ऐसा हुआ कि आज में अगर हमारा एक कोई लेख छप गया तो उस पर उन्होंने, आज ने तो दो बार ऐसा हुआ कि आधा पेज, फुल पेज सिर्फ चिट्ठियां, उस पर जो प्रतिक्रिया आई उसको छापा। अच्छा, ऐसा हो गया। तो इससे हमको कई तरह का फीडबैक मिलने लगा। लेकिन किसी भी फीडबैक में हमको ये मसावात वाली बात और हमको पसमानदा वाली बात ये हमको कहीं आई नहीं। हमारी कमजोरी ये थी कि मेरी अरबी की तालीम और तरबियत नहीं। अच्छा, कम थी? कम नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उर्दू को भी समझिए कि मैं नहीं के बराबर है। तो जो भी हमने अंग्रेजी, हिंदी और फिर वर्बल हिस्ट्री, जो लोग पुराने लोग थे या जो जिंदगी हमने जिया था अपने आबाई वतन से, अपने पैतृक घर से लेकर के और बक्सर, पटना तक, दिल्ली कहाँ, दिल्ली उल्ली बहुत हम नहीं आते थे वहाँ तक, तो वही हमारे दिमाग में था, उसी से हम। सर एक मिनट के लिए नहीं, आप बिल्कुल हम इस सवाल पर आगे बढ़ेंगे कि पसमानदा समाज आपके जहन में पहली बार कब आया, इस सवाल पर भी बात करेंगे, आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ ये रोकना चाहता हूँ, आपने बताया कि आज अखबार में आपके लिखे आलेखों पर प्रतिक्रियाएं आती थीं और उसको छापी जाती थीं। मैं उन प्रतिक्रियाओं पर बात करना चाहता हूं। उस समय भी जो मुस्लिम समाज था, क्या आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे थे उस कम्युनिटी को लेकर के उतना ही विरोध करता था जैसे कि आज करते हैं? वो तो ये मानते हैं कि मुसलमान बटे हुए नहीं है, जातियों में बटे हुए नहीं है। देखिए, वो मिक्स था। अच्छा। कोई हमारे पक्ष में भी आता था कि नहीं, ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा। मुसलमानों में इस तरह का विभाजन है और एक्सप्लॉइटेशन है इस नाम पर भी, और कोई समर्थन भी करता था, लेकिन ज्यादातर समर्थन में चिट्ठियां छपती थी। अच्छा। तो अब अखबार के लिए तो यही, बल्कि जब हिंदुस्तान में छपने लगा तो हिंदुस्तान का जो एडिटोरियल का ग्रुप था वो भी इतना उत्साहित हुआ कि बहुत उनको रिस्पॉन्स आने लगा, बहुत चिट्ठियां, लेकिन उन्होंने चिट्ठियां उतनी नहीं छापी। बड़ा अखबार हो तो शायद ना छापे। हाँ, नहीं छापी। लेकिन इससे इतना फायदा हुआ कि हमारा लेख जाए तो लेख छपने लगे। तो इसमें अरविंद मोहन जी की मैंने, और सर छापे लेटर या ना छापे, एडिटर को रेस्पॉन्स से पता चलता है कि आपके लेख को पढ़ा जा रहा है। अगर वो पढ़ा जा रहा है तो थोड़ी उनकी मजबूरी होती है। अच्छा, एडिट पेज पर छपने का मतलब कि हिंदुस्तान उस समय का, अभी समझ लीजिए हिंदुस्तान तब भास्कर नहीं आया था और न भारत टाइम्स करीब करीब खत्म हो चला, जागरण भी नहीं था तब, जागरण भी नहीं था। तो एक तरह से हिंदी प्रदेशों में अभी भी तो नंबर 1 अखबार है, नंबर 1। मैंने अभी क्या सर्कुलेशन के मुताबिक सर जो हुआ, तो ये एक फायदा हुआ। तो देखिए, अब हमने थीसिस जमा कर दिया 1 साल के अंदर। अब हमारे सामने संकट था कि भाई हम अखबार ज्वाइन करें। ये स्वतंत्र भारत के जो एडिटर थे वो कह रहे थे कि आप दोनों काम कीजिए। ब्यूरो अकेले का, एक आदमी का ब्यूरो, नलिन उपाध्याय जो यहाँ है अभी एडिटर हैं उसके, वो अंग्रेजी के थे, पायनियर के, और मैं स्वतंत्र भारत का था। जगत अपार्टमेंट में हम लोगों का ऑफिस था। तो हमारे एडिटर ने कहा कि भाई आप तो अकेले हैं, आप अखबार का भी काम कीजिए, हम भी पैसा देंगे, आपको आमदनी भी होगी, आप फेलोशिप का भी काम कीजिए। उनसे भी मैंने क्षमा कर लिया कि नहीं सर, मैंने ये एक ही काम होगा, एक ही काम होगा। अच्छा सर, एक जानकारी चाहिए, जब आपको फेलोशिप मिली, नॉल भाई जोर से जरा बोलिए। जब आपको फेलोशिप मिली 97-98 में, उस दौरान लालू प्रसाद का राज था बिहार में और बैकवर्ड मुस्लिम्स की बात आती थी। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं पुराने अखबारों को पढ़ रहा था, तो ये सवाल आता था बैकवर्ड मुस्लिम्स का। ठीक है, इस शब्द को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम बता रहे हैं,
आपने कहा ना नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो आदमी हमको बॉस उस्ताद क्या क्या कहता था, उसको मैंने उसका नाम हमने पहली बार जनसत्ता अखबार में छापा था। अच्छा। उस आदमी का नाम छापा था। तो और उसको ये दिया था कि देखो, तुमको उसको बड़ी शौक था, तो उसको एक तरह से हमने ये गुर सिखाया था कि देखो अब समय बदल रहा है, पूरा मुस्लिम के नाम पर, उर्दू के नाम पर कुछ करोगे तो वो नहीं, अब माइक्रो में जाने का सवाल है कि कौन हाशिए के पर है, उसकी हम बात करेंगे। तो उसको मैं ये कर रहा था, तो उसी सिलसिले में वो आदमी हमारे नाम का फायदा उठा करके, अब पत्रकार बिरादरी में समझ रहे हैं, घूम करके पैसा वाला था, तेज आदमी था, तो जगह जगह छप रहे। तो वही आप जो पढ़े हैं तो बहुत दिलचस्प बात है ये। दिलचस्प इसलिए हम है बहुत नहीं समझे। जिसका नाम आप बताना नहीं चाहते हैं, वो नाम मैं समझ गया हूँ, चूंकि बिहार की पत्रकारिता से रहा हूँ। नहीं, चूंकि आपने नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये आप प्लीज कंटिन्यू करें। लेकिन वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण था, बैकवर्ड मुस्लिम्स को लेकर के बिहार की पॉलिटिक्स 90 से लेकर के मुझे लगता है 2003 तक यह शब्द जो है सवालों के विमर्श में रहा, बहस के विमर्श के केंद्र में रहा। सर, आप पसमानदा समाज के बारे में बता तो रहे थे। मैं ये कहा कि वो आदमी सवेरे शाम कभी टिफिन में कुछ ले करके, कभी बीवी बच्चों के साथ भी आता था, इतना लगा हो गया था। सिर्फ इसलिए शुरू हुआ था और कुछ नहीं। उस आदमी को मैं जानता भी नहीं। एक जनसत्ता में उस पर कवर, एक फर्स्ट पेज पर डबल कॉलम एक खबर छाप दी कि ये आदमी फला आदमी का वारिस है, राजनीतिक वारिस, इसको ग्रूम किया जा रहा है। क्या आप डिस्क्लोज कर देंगे? नहीं, उतने तक रहने दीजिए, वो आगे नहीं जाएंगे। तो उसको था, तो आप समझ लीजिए कि उस आदमी को मैंने चस्का लग गया। इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता राष्ट्रीय अखबार था, प्रभास जोशी जिसके एडिटर थे। तो खैर, अब देखिए कि जब हम आ गए तो इस पूरे एक साल में हम इतने लोगों से जुड़ गए कि भाई ये आदमी अखबार में निकल रहा, हमसे लोग मिल रहे हैं, हमसे हमारा पता लगे कि चले आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं कि भाई आप माने ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग तो उसके विक्टिम हैं, मारे हुए हैं। तो अब हम ऐसी स्थिति हो गई कि दो स्थिति थी, या एक तो भाई हम हमारी आजीविका का पत्रकार रहेंगे तब हमारी आजीविका चलेगी, दूसरे हमारे बाल बच्चे हैं, हम किराए के मकान में रहते हैं, तो ये कैसे होगा। और दूसरी चीज़ ये हुई कि दूसरी तरफ ये लगाओ, तो हमारे सामने ये धर्म संकट था। लेकिन चूंकि मैं पहले एक्टिविस्ट था स्टूडेंट लाइफ में, तो वो चीज़ हमारे वो कीड़ा भी मजबूत था, तो इसने खिंचा और काफ़ी तकलीफ हमने झेली। मैंने 96-97 से ले करके और मैंने समझिए 2000 तक, करीब 2000 तक काफ़ी हमको तकलीफ हुई। तो अब देखिए, तब हमने सोचा कि तो देखिए ये है कि अगर कोई जो ट्रेडिशनल लीडरशिप जो है, या कोई सत्ता पर और प्रशासन पर, राजनीति पर कोई तबका काबिज है और उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो भले देर से जगे, लेकिन जिसके खिलाफ बात जा रही है वो पहले सजग होगा, बिल्कुल बिल्कुल, और आक्रामक हो जाएगा। तो अब लगा कि भाई हमने तो जाने अनजाने ऐसी चीज छेड़ दी है जिसके कई खतरे हैं। अब हम अकेले अली अनवर इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमको एक तंजीम बनानी चाहिए, हमको एक संगठन बनानी चाहिए। लेकिन जब संगठन बनाने की हमारे दिमाग में बात आई, तो जिस आदमी, जाहिर है कि जिस आदमी को एक तरह से हम ग्रूम कर रहे थे, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा को समझते हुए भी, उसकी खूबियों कमजोरियों को समझते हुए भी हम कर रहे थे, वो आदमी अब परेशान होने लगा
तो हालांकि हम चाहते थे, हमारी स्थिति ये नहीं थी कि हम खुद इस संगठन को हेड करें, लेकिन एक संगठन हो जो हमारे विचार पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए कवच का काम करे। तो वो आदमी तो खैर अलग माने हो गया। तो अब हुआ कि भाई एक हमने पटना के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एमएलए क्लब में एक मीटिंग बुलाई, करीब 100-150, उस समय झारखंड बिहार एक था, 100-150 लोग मुश्किल से लोग जुटे। और उसी दरमियान जो विचार की उथल पुथल चल रहा था कि कई नाम थे, जैसे बैकवर्ड था, जैसे एक मोमिन नाम भी था, मोमिन फ्रंट भी काम कर रहा था, मोमिन फ्रंट भी काम कर रहा था। हिस्टोरिकली नाम है मोमिन फ्रंट, मोमिन कॉन्फ्रेंस। बाद में ठीक कह रहे हैं, एक मोमिन एक है, तो वो साहब मोमिन फ्रंट चला रहे थे। तो इस तरह से कई पिछड़े मुसलमानों के कई बिरादरियों तो एक हो गया मोमिन कॉन्फ्रेंस, और क्या था सर? मोमिन फ्रंट, एक मोमिन फ्रंट और एक बैकवर्ड मुस्लिम के नाम पर चल रहा था। तो हमने सोचा कि भाई ये जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, ये हाँ, ये भी कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग आने लगे, क्योंकि मैं उसी जुलाहे बिरादरी से था, अंसारी बिरादरी से था। तो अंसारी बिरादरी का ये माना जाता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस उनका संगठन है। तो वो लोग आए कि भाई आपको हम लोग माने नेता बनाते हैं, उसमें कई गुट हैं, तो सब लोग आए कि आपको नेता मानने के लिए तैयार हैं, आप इसको फिर से रिवाइव कीजिए, अब सुस्त पड़ा हुआ है, एक नेता हम लोगों को मिल गया है। तो हमारे दिमाग में बात थी कि हम जाति की बात हम नहीं करना चाहते थे, हम जमात की बात करना चाहते, और हमारे दिमाग में ये उथल पुथल चल रहा था। मतलब जाति का मतलब कि आप सिर्फ जिस जात में पैदा हुए, मान लीजिए अंसारी, हाँ, उनकी बात नहीं, ये पूरी क्लासेस की बात है। हाँ, जमात का मतलब लोहिया जी ने भी जो कहा, इस सब का भी असर था कि जाति से जमात की तरफ बढ़। जाति में पैदा होना तो अपने हाथ में नहीं है, तो जमात मतलब जमात का मतलब हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि जो सेम तरह के जो एक्सप्लॉइटेशन झेल रही जो जातियां हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए तो शायद कुछ हो पाए। हाँ, तो बैकवर्ड जो था एक अंग्रेजी का शब्द था। हम जा रहे हैं मुसलमानों के बीच में काम करने के लिए, तो हमको ये लगा कि ये पसमानदा जो है, जिसका अर्थ ये है, पस माने पीछे, आमांदा माने जो थक हार के बैठ गया या जिसको पीछे कर दिया गया। तो हमको लगा कि ये सबसे माकूल शब्द है। लेकिन आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि आपकी उर्दू की भी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, अरबी भी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये फारसी का वर्ड पसमानदा है, वो कैसे दिमाग में आ गया? देखिए, कहीं से तो अब ये एग्जैक्ट ख्याल नहीं है कि कहीं हमने देखा, हाँ, समझ रहे हैं ना, और देखा तो हमने पूछा कि भाई ये क्या है, इसका मतलब। तो इतना हम लोग फारसी पढ़ते तो मानंदे का मतलब की तरह, हाँ हाँ, माने की तरह का मतलब लाइक, हाँ, और पस का मतलब पीछे। हाँ, अच्छे। हाँ। तो इससे भी पसमानदा से भी पहले हमारे जहन में मसावात शब्द आया। जी, मसावात अरबी का टर्म हो गया। हाँ हाँ, तो मसावात कैसे आया? जी, मसावात आया कि जब हम, हेमंत जी हमारे मित्र थे, और मैं जब तब अपनी कॉपी भी एडिट उनसे कराता था, हमारे किताब को भी एडिट किए हैं, और उनकी पत्नी नूतन जी थी, तो हम लोग बैठते थे साथ में। तो एक हमको पर्चा मिला था जो आपको समझ लीजिए कि वो चंपारण से छपा था, वो फ्रीडम मूवमेंट के पहले का था। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। हाँ हाँ, तो उसमें एक पुस्तिका थी जिसका नाम था खूने मसावात। अच्छा, खूने मसावात। तो उसका कुछ फटा पुटा पूरा नहीं, कुछ कहीं से हमने निकाल लिया था, मिल गया था। तो वो चीज जो था, और वो चीज हमने एक ये भी विचार में था। तो नूतन जी का ये आइडिया था कि ये बढ़िया शब्द है, मसावात। पूछा कि क्या होता है, तो मसावात हमने बताया कि मसावात माने बराबरी। तो मसावात, तो अब उसको हमने खूने मसावात था, तो ये तो उर्दू इस तरह से लिखा जाता है, तो हमने उसको मसावात की जंग कहा। मसावात शब्द तो एक मसावात की जंग,
और उसी से समझ रहे हैं ना, उसी से हमको लगता है कि किसी ने कुछ कहा होगा। हम बता रहे हैं कि उर्दू और ये कि हमारी तालीम नहीं, किसी ने कुछ कहीं बोला होगा, कहा होगा कि ये पसमानदा। हाँ, इस्लाम में तो मसावात की बात है और पसमानदा आवाज़ कहीं ना कहीं से तो आता है। तो लेकिन ये राजनीति में, साहित्य में इस तरह से कहीं कोई प्रचलित चीज ये नहीं। एक सर मेरे जहन में सवाल है, आप उन दिनों पत्रकार थे जब गुलाम सरवर साहब संपादक हुआ करते थे संगम के। जी, उनसे जब बातचीत होती थी तब भी ये शब्द, इस तरह के शब्द नहीं आते थे? नहीं, देखिए, गुलाम सरवर साहब जब पत्रकार थे तो मैं उनसे कभी नहीं मिला। अच्छा। हाँ, उनसे मैं तब मिला जब वो पहली दफा जब वो स्पीकर हुए। अच्छा। स्पीकर हुए तो मैं असेंबली कवर करता था, तो उनसे मैं मिला था। अच्छा। और उनके एक दोस्त थे निसार अहमद खां, हमारे गांव के बैंक यूनियन के नेता थे। तो उनसे वो लोग बहुत उठते बैठे थे, तो वो कम्युनिस्ट थे निसार अहमद खां। तो उनसे हमारा, चूंकि हमारा भी लेफ्ट बैकग्राउंड था पहले, तो गांव आते थे तो हमको खोजते थे, बैठते थे, तो हमको इनसे नहीं था। इनको तो हमने तब जाना जबकि हमने मसावात की जंग लिखनी शुरू की गुलाम सरवर साहब को, और ये क्या इनकी पॉलिटिक्स थी, कैसे थी, ये तब हमने समझा। अच्छा। हाँ, कि ये तो इतना तो जानते थे कि उर्दू के लिए अभियान चलाए, लेकिन उर्दू के लिए कोई अभियान चलाया, कोई भाषा के सवाल पर कहा, उससे उसके सामाजिक सरोकार क्या था और किस तरह की राजनीति उसकी थी, ये सब हमको अच्छा सर, मैं कौमी तंजीम में भी पत्रकारिता जब करता था, सहाफत, तो एक बात लोग ये कहते थे कि पिछड़े मुसलमानों की जो आवाज़ है, कुछ लोगों का कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब लोग मानते हैं, कि गुलाम सरवर साहब ने सबसे पहले पिछड़े लोगों की आवाज़ उठाई। तो जैसे कि लालू प्रसाद यादव के भी कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि उनसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने बातें उठाई। तो आपको लग रहा है कि शायद मुसलमानों में जो रोल कर्पूरी ठाकुर ने, जिस तरह से वो जागृति पैदा थी, कुछ गुलाम सरवर का भी रोल है या कुछ? देखिए, पिछड़े वर्ग में पैदा हो जाने से जी, वो पिछड़े वर्ग का की बात भी करेगा, उसका हितैषी भी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गुलाम सरवर साहब की जो पहचान है, वो पहचान उर्दू को लेकर के, उर्दू की लड़ाई की। हाँ, तो उसी के रूप में, और उनके साथ जितने उनको आगे बढ़ाने में राजनीति में जितने थे, वो सारे जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे शाह मुश्ताक साहब थे, वो तारिक अनवर साहब के फादर थे, समझ रहे हैं ना, ये थे। साहबुद्दीन साहब, आए साहबुद्दीन साहब पटना वाले, साहबुद्दीन साहब नहीं, साहबुद्दीन तो ये बहुत कम, वो सब्जी बाग में रहते हैं। वो तो जेपी मूवमेंट वगैरह में है, हो सकता है उस समय इनका मैंने ये हो, लेकिन उनके उम्र में भी बहुत छोटे थे साहबुद्दीन। सर, जाबिर हुसैन का भी नाम बहुत सुनते थे। नहीं, जाबिर हुसैन में और गुलाम सरवर साहब में नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन जाबिर हुसैन साहब के पॉलिटिक्स में आने के बाद जो सहाफत की दुनिया थी, उस समय शाह मुश्ताक थे, और भी कई, मुझे याद हमको अभी ठीक नहीं है, वो जितना जो अपर कास्ट मुस्लिम लीडरशिप था उस जमाने का, हमारा मानना है और हमने स्टडी करके देखा कि उन्होंने, चूंकि बैकवर्ड मुसलमानों के नेता तो कयूम अंसारी थे उस जमाने में, जबकि ये राजनीति में नहीं थे, तो इनको खड़ा किया। गुलाम सरवर साहब को, अगड़ी जात का जो नेता होता है वो तो बहुत चतुर होता है ना, बैकवर्ड को आपस में लड़ाता है। पहले गुलाम सरवर साहब को हम देखते हैं कि गुलाम सरवर साहब को मदद भी करते हैं, ये भी करते हैं कयूम अंसारी साहब, लेकिन उनके खिलाफ इनको मोहरा बना करके
खड़ा किया, लेकिन ये कभी माने इसके लिए तो आप नहीं ये कह जाना। रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स जो भी हो, मुस्लिम में पसमानदा की पॉलिटिक्स उनकी नहीं थी। पसमानदा तो शब्द किसी ने कयूम मतलब कयूम अंसारी साहब ने भी, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने भी नहीं, मैं पसमानदा पसमानदा का मतलब कि जो बैकवर्ड क्लासेस या हाँ, दलित मुस्लिम, तो ना ये इस सवालों तरह से का बहुत कोई ज़्यादा न कोई इस शब्द का भी नहीं इस्तेमाल किया। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने किसी को अच्छा, मुझे याद है कि 2005 में रामविलास पासवान ने पहली बार दिल्ली में दलित माइनॉरिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया था। यहाँ पे कार्यक्रम भी किया था, मुझे लगता है कि यहाँ पार्लियामेंट में। हाँ, उसमें मैं भी था। अच्छा, हाँ, तो उसका किस्सा कहिए तो मैं सुना दूं। हाँ, वो सुनाइए। वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उस समय मैं आया था, विशेष रूप से मुझे पटना से कहा गया था कि आप आइए और इसकी रिपोर्टिंग करिए। लेकिन एक चीज हमें ये कर, उसमें राजेंद्र सच्चर साहब थे, कई सारे लोग थे। हाँ, हम बता देंगे, लेकिन इससे पहले उस प्रक्रिया को पूरा कर लें। मसावात से हम आगे बढ़ करके जब हम आ जाते हैं पसमानदा पर जी, तो उस बैठक में हमने बुलाया कि पटना के एमएलए क्लब में वो बैठक हुई और उस बैठक में 100-150 लोग थे, मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग थे। उसमें हमने उस बैठक के बाद कि एक संगठन बने, तो हमारे दिमाग में ये था कि पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार उसका नाम रखा जाए। तो ये हमने अब हमारे सामने दूसरा संकट था कि इसका हम तो होल टाइमर रह करके काम कर नहीं सकते हैं, तो हम उसके मेंटर हो सकते हैं, मदद, जैसे एक आदमी को ग्रूम किया था तो हम उसके रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, उसका हम सेक्रेटरी का काम, प्रेस नोट लिखने का काम, ये सब करेंगे ईमानदारी से। यही तक बात थी। तो हमने 5 लोगों को उसके लिए कांटेक्ट किया। अच्छा, 5 बिरादरियों को, एक कुरैशी बिरादरी को, एक चुड़ारा बिरादरी को, एक अंसारी बिरादरी को, एक क्या नाम है, ना राइन नहीं, एक धोबी बिरादरी को, मुस्लिम धोबी बिरादरी को रांची जाकर के पकड़ा। और उस समय हमारे दिमाग में थी बात कि भाई कुछ जो पैसा वैसा भी खर्च करे, इसको आगे बढ़ाए और हम लोग उसको मदद करें। लेकिन उन 5 ने, एक आदमी का और हमने किसी को कांटेक्ट किया था, सीधे नहीं, दूसरे के माध्यम से, तो उस सब लोगों ने मैंने उसको डिनाई कर दिया। समझ रहे हैं ना? तो एक हमारे सामने डिनाई क्या किया, हमारे वो मीटिंग में भी नहीं आए। अच्छा, कई लोग कह कर आए, कई लोगों ने पहले ही बातचीत में उसको कह दिया कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। अपने अपने बिरादरी का वो लोग करते थे जगह जगह, लेकिन एक सबको मिलाकर के एक बड़ा फोरम बने इस नाम से, इसके लिए तैयार नहीं। मतलब आपकी वही बात होगी, वो जात की सियासत करेंगे, जमात की नहीं करेंगे। और उसमें मैंने कहा कि एक अंसारी साहब भी थे। हाँ, तो समझ लीजिए कि और सब लोग पैसा वाले, पढ़े लिखे लोग, जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, पैसा वैसा, तो हमारे दिमाग में था। तो वो पूरा नहीं हुआ। और ये जब हमने नाम प्रपोज किया तो कोई एक आदमी भी नहीं तैयार था उस 100-150 में। अच्छा, जो कहे कि इसको कीजिए। अच्छा, कहा कि ये कौन समझेगा। उसमें इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर मतलब थे। ज्यादा ही कुछ उर्दू आदि हैं आप। हाँ। तो हमको याद है, हमने कई बार कि देखिए, अगर हमारा नाम नहीं चलेगा, हमारा जुमला नहीं चलेगा, हमारा मुहावरा, हमारे नारे नहीं चलेंगे, तो हमारी सियासत भी नहीं खड़ी होगी। ये अगर नहीं चलेगा तो नहीं खड़ा होगा, आप जान लीजिए। तो अंत में बेचारे करते क्या। और दूसरा चीज, उस एक बार फिर वहां भी प्रस्ताव रखा कि भाई इसके लिए ये मत समझिए कि हम बनने वाले हैं। और हमने बताया कि हमने किन किन लोगों का कहा और सब लोगों ने डिनाई कर दिया। इसमें से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमारे को शक्ति नहीं है कि हम ये चलाएं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम यहाँ किराया के मकान में रहते हैं, से आप लोग इसको कोई तैयार हो जाइए चलाने के लिए। तो उसमें से एक साहब ने कहा कि नहीं, जो दावत देता है वही नेता होता है।
दावत माने जो बुलाता है, कॉल करना, हाँ, कॉल करना, दावत मतलब हाँ, कॉल। तो वही नेता है। और आप ये सब बात छोड़िए, आप बनिए। उस समय तक तो हमको लग रहा था, लेकिन बाद में हमको लगा कि भाई अगर पैसे के लिए कि भाई पैसा वाला कोई आ जाए, अगर ये किया होता तो वो कब के खत्म हो गया होता, ये तो बात खत्म नहीं होती। इससे सहमत हूँ। तो पसमानदा मुस्लिम महाज जब हमने चलाया, नाम रख लिया बजाते, और उस पर शुरू किया, मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग उसमें, तब हमको समझ लीजिए कि कहीं किशन पटनायक, कहीं योगेंद्र यादव, कहीं आपको सुरेंद्र मोहन, कहीं आपको समझ लीजिए कि बीपी सिंह साहब तो पहले ही मसावात की जंग का ये करने में आ गए थे, या प्रभास जोशी जैसे लोग, नामवर सिंह जैसे लोग, आपको इस तरह के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट टाइप के लोगों से जो एक्नॉलेजमेंट मिला, तो हमें अच्छा लगा। और हमने हमारा यही था कि भाई जिस तबके में हम जा रहे हैं काम करने के लिए, उस तबके में की जबान में हमको बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये हमको जचा और हम अड़े। और दूसरी चीज ये हम ये कहना चाहते थे कि भाई हम पसमानदा, ये धर्म सूचक शब्द नहीं है, ना जात, पसमानदा नाम की कोई जात नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो बना है, तो ये भी बहुत लंबा नाम हो जाता है। हम एक शब्द में, बल्कि हम समझिए कि दलित का भी एक शब्द आज भी खोज रहे हैं कि जो मुस्लिम दलित हम कह रहे हैं, उसके लिए कोई शब्द हमने बहुत लोगों को लगाया कि कोई उर्दू का या अरबी का कोई ऐसा शब्द मिले जो दलित मुस्लिम दलित के जगह पर वो फिट हो जाए। वो नहीं मिला है। आप लोगों से भी हम कहते हैं कि खोज करके हमको दीजिए। तो एक पत्रकार होने के नाते एक चीज ये रहा कि मैंने इन सब चीजों में, अब जैसे सेकुलर शब्द है, उसका भी कोई हिंदी में कुछ नहीं, हिंदी में कुछ नहीं है, उर्दू में कुछ नहीं है। हम लोग भी अगर हिंदी और उर्दू में लिखते हैं, सेकुलर ही लिखते हैं, सेकुलर लिखते हैं। हाँ, तो समझ रहे हैं ना, धर्म निरपेक्षता कहीं और मीनिंग चली ना, उर्दू में तो और गड़बड़ हो जाता है। आप जान लीजिए, मैंने सेकुलर का मतलब दो, ला मजहब और बा मजहब दो ही होता है। मैंने बा मजहब नॉन बिलीवर, वो एक तरह से कहिए कि उसका मतलब नास्तिक। हाँ, तो इस तरह का, लेकिन अब कोई शब्द नहीं है, वो चल रहा है। तो उसी तरह से दलित भी माने हम परफेक्ट नहीं था, लेकिन कहाँ नहीं कहीं कुछ, कहीं से कुछ इल्हाम होता है या कुछ होता है कि नहीं भाई यही शब्द चलेगा। मैं बल्कि जिद करके, कोई अब कह ही रहे हैं कि कोई एक संगठन बनाने के लिए चल रहे हैं, इतना जिद्दी एटीट्यूड आप ले रहे हैं कि यही हो। अब कोई हमारा मेंटर हो, कोई हमको पढ़ाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। जो भी टूटी फूटी पढ़ाई, आज मैं वही ईमानदारी से कहा कि उर्दू और अरबी की कोई, बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर उसकी तालीम तरबियत हमारी रहती तो मैं और अच्छा काम किया रहता। तो मैंने ये साल कौन सा था? ये 98। अच्छा, 98 में। हाँ, आपकी किताब शायद 2002 में आई है। हाँ, 2002 में। तो मतलब 20 साल हो जाएंगे 2 बरस बाद। हाँ, एक बरस बाद। हाँ। अब नवल जी का जो सवाल था कि 2005 में रामविलास जी के, हाँ, देखिए रामविलास जी ने हमको, देखिए असल में रामविलास जी बिहार की राजनीति में वो और सब मिला करके, देखिए लालू जी से और नीतीश जी से, सब लोगों से बड़े नेता उस समय, क्योंकि वो दिल्ली, और वो लोग ज्यादा बिहार की तो ऊपर से आप करें एक जमाने में लालू यादव से भी बड़े नेता रामविलास जी थे। हाँ, लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले उम्र में भी बड़े थे रामविलास जी, नीतीश जी उन लोगों से उम्र में भी बड़े थे, और एक दलित होने का भी औरा था। और मुझे लगता है कि पहली सबसे कम उम्र में विधायक बनने का ये रिकॉर्ड है, ये था। या पैसा कौड़ी में भी बने, उनके अपने रिसोर्सेज जो वगैरह हो गए थे पूरे देश भर में। तो उन्होंने इम्तियाज अहमद साहब को और पीएस के प्रोफेसर, हाँ, पीएस कृष्णन साहब को कहा कि अली अनवर साहब को इस सम्मेलन में मैंने बुलाइए।
अब उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सलाह दिया, इसमें हम बहुत कन्फर्म नहीं हैं। जी। तो हमको PS कृष्णन साहब, इम्तियाज़ साहब ने कहा कि रामविलास जी कर रहे हैं से उसमें आपको माने रहना चाहिए। हमने कहा देखिए सर, रामविलास जी थोड़ा बहुत एलिट टाइप के माने हमको लगते हैं, पता नहीं क्यों से हम कंफर्टेबल नहीं। हाँ, तो कहा कि नहीं जाइए, माने वो अच्छे उन्होंने तो, हमने कहा कि उन्होंने तो अपने से कहा नहीं हमको, तो ये भी था। तो नहीं भाई, हम लोग कह रहे हैं ना, उनका सब काम हम लोग इसको ये कर रहे हैं। खैर मैं गया तो उस समय में MP हो गया था, MP हो गया था उस समय। अच्छा, 2005 में? हाँ, 6 की बात है ये। अच्छा, 6 की बात। 6 की बात है। हाँ, हाल ही में मैं MP हुआ था। वो हमको याद है, इंटरनेशनल। हाँ, GMC बालू की एडिटोरियम में हुआ। हाँ, तो वहाँ पर हमने कहा, बाद में हमको पुर्जा आने लगा कि अब बंद कीजिए। हमने कहा कि भाई आप दलित और मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, तो आप मुस्लिम, मतलब मुस्लिम का मतलब रिलीजियस कम्युनिटी होगी और दलित का मतलब कास्ट हो गया। हाँ, जी। तो इससे नहीं, हमने कहा कि देखिए आप ऐसे लोग भी अगर दलित मुस्लिम एकता बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग, जैसे हमने ऐसे कहा कि ये चढ़ा कर कहते हैं कि इस मुल्क पर 600 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया, अगर वैसे कहते हैं तो वो इस मुगालते में मत रहिए कि आपकी लीडरशिप मानेंगे। अच्छा। आपके साथ जो चीज एक इक्वल फुटिंग नहीं है, जो अपने को हुक्मरां कौम मानते हैं, आप तो मुसलमानों में भी हैं, तो मुसलमान में घुले मिलने वाला, घुलनशील तो दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, ये सब की नहीं यूनिटी होगी। वही सेम बात। जी जी। तो ये बात हमने कहा, तब तो इसी को अपना बढ़ाए, तब तक पुर्जा आने लगा। तो मतलब आपके कहने का मतलब, फिर से रिपीट कर दूं हम अपने दोस्तों के लिए, कि जो हिंदू कम्युनिटीज के अंदर में, सो कॉल्ड हिंदू कम्युनिटीज के अंदर में जो लोग पिछड़ा हैं, जो लोग बैकवर्ड हैं, जो लोग दलित हैं, जो लोग शोषित हैं, उनकी यूनिटी, और मुस्लिम धार्मिक समूह के अंदर में जो लोग पिछड़ा है, जो लोग शोषित है, उनकी यूनिटी हो, ना कि एक रिलीजियस कम्युनिटीज का और एक कास्ट यूनिटी हो। जी बिल्कुल, यही हमारा कहना था। तो मतलब आने लगा स्लिप, आपको स्लिप आने लगा कि मैंने बैठ जाइए, खराब लगा। तो हमने बाद में कहा भी इम्तियाज़ साहब या PS कृष्णन साहब को, देखिए हम कह रहे थे ना भाई कि भाई मैंने इस तरह की बात, तो बहरहाल तो बहुत लोगों ने बहुत तारीफ भी की, और बहुत जो उनके साथ, असल में देखिए जो सेकुलर पार्टियां हैं, या समाजवादी हों या कम्युनिस्ट हों, ये वो, इन लोगों को मुस्लिम को एक मोनोलिथ के रूप में देखते हैं, वो लोग होमोजेनस के रूप में, एक रूप समाज देखते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते हैं कि मुसलमानों में भी है जात पात है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि ये तो अभी दबा कुचला है, इसका अभी डोमिनेट नहीं करता है ये, इसलिए हमको हिंदू में जात पात करेंगे, लेकिन अगड़ा पिछड़ा में भी अति पिछड़ा करेंगे, लेकिन जहां मुसलमान की बात आती है तो वो सब मुसलमान की बात करते हैं। तो ये उनकी आइडियोलॉजिकल कमजोरी की ये निशानी है, और इससे इसका फायदा हमेशा जब मुस्लिम को एक वोट बैंक के रूप में, एक रूप समाज के रूप में आप देखेंगे, तो इसका फायदा हिंदू सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनको मिलता है। तो ये इस बात को नहीं समझते, इस बात को हमने कई लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो क्या करें, हम लोग तो अपनी बात करते रहते। आपके कुछ सवाल और हैं? हाँ बिल्कुल। मैं तो आज एक बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए कि आज उन सवालों को लेकर के मैं सर के साथ हूँ, रेनॉल्ड साहब के साथ हूँ, कि जो सवाल कभी मैंने बिहार में नहीं पूछे, या कहिए कि पूछने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पत्रकारिता का पेशा ही ऐसा होता है, जब आपके पास सवाल होते हैं तो आपके पास सवालों के जवाब तलाशने का वक्त नहीं होता। आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा हूँ कि आज मेरे पास सवाल भी हैं, और जिनसे जवाब की सबसे बेहतर जवाब की उम्मीद है वो भी हैं।
सर मैं आता हूं 2005, सरकार बदलती है, राजनीति का एक नया परसेप्शन सामने आता है। तब जिस आंदोलन को लेकर के जो पसमानदा महाज जो संगठन आप जो तंजीम आपने शुरू की, उसका क्या हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा, एक कारवां कैसे आगे बढ़ा? देखिए, उन दिनों 2005 का जब चुनाव आया, 2005 में जो चुनाव हुआ बिहार असेंबली का, तो उसके पहले 6 महीना राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सरकार नहीं बनी। लालू जी को 74 सीट आए, रामविलास जी को 29 सीट आई, नीतीश कुमार जी को 54 सीट आई। वो फरवरी 2005 की बात हाँ। कर रहे हैं। जी। उस चुनाव में सरकार नहीं बने। तो मैंने मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई क्यों नहीं लालू जी को ये समझाया जाए कि भाई आप इनको मदद कीजिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए और सरकार कोई बने, बीजेपी से उनको डिटैच कीजिए। आप लोग एक पार्टी में रहे हैं, छोटा भाई बड़ा भाई हैं। क्योंकि देखिए, लालू जी, नीतीश जी और सुशील मोदी हो या रामविलास जी थोड़ा बड़े थे, लेकिन हम लोग एक तरह से कंटेम्पररी हैं। हम लोग एक अदद उस समय पत्रकार बन के आए। नाम आप ले रहे हैं, माने एक जेपी मूवमेंट के चलते हम नाम ले रहे हैं। माने एक उम्र के वो लोग उम्र थे। हाँ, वो लोग एक अदद एमएलए और एमपी होकर के आते थे और मैं एक अदना पत्रकार होकर के आया। तो हम लोग लगभग 2-4 साल इधर उधर आगे पीछे के उम्र में भी हैं पत्रकार में। तो इन सब लोगों से पाला पड़ा है, देखा है, आदमी समझा है, इनकी राजनीति को, इनके व्यक्तित्व को समझा है। और हम लोग जहाँ थे वहीं रह गए, ये लोग सब लोग अपने अपने जगह नेशनल लीडर हो गए। तो लेकिन जो शुरू से जानता है वो तो जानता है इनकी फितरत क्या है, इनके काम करने की शैली क्या है, इनकी खूबी क्या है, इनकी कमजोरी क्या है। तो हमने ये सोचा, देश हित में सोचा कि भाई बीजेपी से नीतीश को कैसे डिटैच किया जाए। तो हम गए, आए दिल्ली। उस समय हमारा एक बेटा जो कार्टूनिस्ट था, आर्टिस्ट है, इरफान, वो दिल्ली में हमसे पहले से आके रहता था। तो हम उसके यहाँ गए और उसको ले करके हम लालू जी के यहाँ गए। लालू जी को हमने कहा कि भाई बड़ी मोहब्बत से, प्यार से मिले। उन दिनों बड़ी प्यार मोहब्बत से लोग मिल रहे थे, चुनाव होने वाला था, सरकार नहीं बन रही थी, सबकी बात मैं कह रहा हूँ। तो घंटों बात हुई और हमको गेट तक छोड़ने आए। हमने उनको कहा कि देखिए से आप घर वापसी करा दीजिए नीतीश कुमार जी का, आप बड़ा दिल दिखलाइए, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 15 साल, और भाभी जी भी रह चुकी हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर मान लीजिए। इसका 3 फायदा है, एक तीर से 3 शिकार। हमने तो कहा कि इसका मतलब क्या है, हम लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे, हम आपसे कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो हमने कहा कि देखिए इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी से नीतीश को सेपरेट करा देंगे, एक फायदा। दूसरा फायदा कि रामविलास जी जो कह रहे हैं कि चाबी सत्ता की हमारे हाथ में है, तो चाबी आप ले लीजिए, मतलब ताला बगैर चाबी के ही खुल जाएगा, इलाज हो जाए। तीसरी बात कही हमने कि झारखंड में आप एलआई हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, लेकिन वहां पर आपसे बिना राय लिए आपको छांट करके आप उन लोगों ने जेएमएम से समझौता कर लिया, तो उनका भी इलाज हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कांग्रेस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप नीतीश जी सरकार बना लीजिए। और हमने ये भी समझाया कि देखिए बिहार में यादव ज्यादा है
मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुर्मी ज्यादा मजबूत है, और उत्तर प्रदेश में कुर्मी की बिहार से ज्यादा संख्या है। अच्छा, मतलब ये उत्तर प्रदेश में यादव से ज्यादा मजबूत पटेल लोग हैं? पटेल लोग हैं तो बिहार में नहीं, नहीं, उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का इलाका है वहाँ पे पटेल हैं, कुर्मी समाज के लोग। हाँ। और दूसरी बात भी हमने कही, सत्ता पर प्रभाव भी है। दूसरी बात हमने कही कि गुजरात के जो कुर्मी हैं, पटेल हैं, और देश भर के पटेल अगर यहाँ कीजिएगा तो आप नेशनल पॉलिटिक्स कीजिए। हमने कहा कि आप नेशनल पॉलिटिक्स कीजिए। अब आप काहे पछड़ा में पड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री वाला में 15 साल कर दिए, भौजाई को भी बना दिए, आप नेशनल, बच्चे अभी आपके छोटे हैं, आप नेशनल नीतीश को आगे कीजिए। तो उन्होंने कहा कि तू नीतीश से बात कर ले बड़ा। हम कहें नहीं, नीतीश से हमने बात नहीं की है, ये हमारे दिमाग में आई है बात, हमने सोचा कि दिल्ली आए हैं, आपको बता दें। जुमा दिन था, शुक्रवार दिन था, मैं कहा हमको छोड़कर, हाँ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अनवर भाई देखो से जो जादव लोग है तो अहिर का है, मैंने तो जो है एकदम मैंने समझिए कि पगला गया है, छाती पीट रहा है कि भाई राज्य पाठ चला गया से, वो तो गलती हो गई, गड़बड़ा गया से। वो लोग, हम जानते हैं, हम तो 74 जीते हैं और करीब इतना या कितना कहे कि इतना से ज्यादा थोड़ा सा वोट से हम सेकेंड हैं से। कुछ मुसलमान गड़बड़ा गया, साला जादव ज्यादा गड़बड़ा गया, और से थोड़ा सा जोर लगा दो लोग। अब की मन हम कहने की सुनिए, एक बार रिंग से फेंका जाने पर बड़ा दिक्कत होता है। हाँ, से आप इस बात को समझिए, हम कह रहे हैं से यहाँ कीजिएगा ना तो आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सब जादव, कोयरी, कुर्मी मिल जाएगा ना, 3 गो बैकवर्ड का मजबूत जात, तो आप हो जाइएगा। साफ साफ उन जिस तरह से समझते हैं हमने समझाया। हमारा मकसद इतना था कि बीजेपी से इनको पिंड छुड़ाया जाए। हम चले गए तो उसे तू नीतीश से बतीले हुआ। हाँ, तो हमने कहा कि नहीं, हमने ईमानदारी की बात है, हमने उनसे कुछ बात नहीं किया था। ये वो पटना गए, दूसरे दिन देखा कि हिंदुस्तान अखबार में एक सिंगल कॉलम खबर छपी है कि लालू जी और नीतीश जी एक ही फ्लाइट से आए दिल्ली से, उसी शाम जिस तरह हम वेथी से जा रहे हैं, संपूर्ण क्रांति से, स्लीपर में ये दोनों नेता पहुंचे। उसमें छपा ये था अखबार कि लालू जी ने के बगल में, लालू जी के साथ वो थे, वो आपके जिला से मंत्री हुए थे अखिलेश सिंह। हाँ, उस समय आरजेडी में थे। समझ गए, मोतिहारी से जीते हुए। हाँ, अखिलेश सिंह थे। अखिलेश सिंह को लालू यादव ने कहा कि नीतीश बैठे हैं, उनको कहिए जाके उनके सीट पर बैठ जाइए, उनको कहिए हमारे यहाँ भेज दीजिए, बुला रहे हैं लालू जी। ये गए वहाँ, उन्होंने कहा, नीतीश जी ने मना कर दिया कि नहीं चलिए आप बैठिए। वो आके कहे कि नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने कहा ना जाना, कहा कि जा, कहा कि बुलाओ तुम, चलिए हम यहीं का। हाँ, इस टाइप का कुछ था। तो दोबारा नीतीश जी आ गए, ये वहां जाके बैठ गए। ये अखबार में छपी थी, समझ रहे ना। अब समझिए कि हम, आपको लगा कि आपका जो फॉर्मूला है वो कामयाब हो रहा है, कामयाब हो गया का मैंने एक तरह से समझिए कि मैंने कैरिस्मेटिक कोई काम हो गया का भाई, जाना हम तो ऐसे ही गए थे। एक दिमाग में आइडिया था, यही था कि सरकार बने, एक तो सरकार बन जाए, फिर चुनाव की नौबत नहीं आया, दूसरा था कि बीजेपी का इलाज हो जाए। देखिए कुछ हुआ नहीं, ये हमने पढ़ा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा उस समय भी ये था, जब नीतीश जी राजनीतिक पटल पर जब आए, मोदी जी का अभ्युदय हो रहा था, तो नीतीश जी को उस समय भी हमने कहा था कि इसे तो बड़ा मुश्किल होगा। 2-3 बात कहा था। इसीलिए देखिए वो हमसे बहुत हमारा रिस्पेक्ट था, और मैं भी उनका आदर करता था। और मेरा बिना कहे उन्होंने हमको 2 बार भेजा राज्यसभा, और अमूमन ऐसा नहीं होता है।
आपको बताएं कि पहली बार जब उन्होंने भेजा तो 5 रुपया हमको दे रहे थे कि शुभ है, लगनी है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो हमने कहा कि 5 रुपया है का? तो नहीं 5,000 है। हमने कहा तो 5,000 दीजिए, 5 रुपया में। तो हंस के बोलने लगे कि आपके पास 5,000 नहीं? हम कहने कि है, लेकिन हम आज से हम आपकी पार्टी में हो रहे हैं तो आपके हो रहे हैं तो पूरा खर्चा आपका। तो हंसने लगे। उनको सरवण जी को बुला के कहेगी अली अनवर साहब को दे दीजिए। तो हमने कहा भाई हम दे देंगे, फिर लौटा देंगे पार्टी में, लेकिन अभी आप दीजिए। तो 5,000 उस समय, अब तो 10,000 हो गया शायद नॉमिनेशन फाइल का। फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में हमने नहीं कहा ना, सेकंड टाइम में उन्होंने कोई लगनी हमको दिया, सेकंड टाइम में ऐसे ही 2 बार बुला करके दिया। तो ये भी था। तो मैं उनसे राजनीतिक बात करता था। मैंने उनको कहा कि देखिए हमसे बीजेपी ज्यादा सीट, माने कम सीट लड़ रही है, हम उन लोगों से ज्यादा, लेकिन ये स्ट्राइकिंग रेट उसका आगे है। दूसरी बात कही कि हम लोगों ने, आपने निकाला अति पिछड़ा का एक निकाला, तो उसी के चलते हम लोगों का बना हिंदू अति पिछड़ा, मुस्लिम अति पिछड़ा। एक बात जान लीजिए, मुस्लिम पिछड़े का 80% 80 का 99% हिस्सा अति पिछड़ा में है, अनेक्सर 1 में। तो ये गोलबंद हुआ तो हम लोगों का राजपाट चल रहा है, बहुमत मिला है। तो ये जो बीजेपी जब ही प्रकोष्ठ बनाया, अति पिछड़ा का काम करने लगा, तो ये तो हमारा एजेंडा हथियाने की कोशिश कर रहा है। पॉलिटिकली वो बात को समझते थे, समझ रहे थे ये सब। फिर हमने कहा कि आरएसएस मजबूत हो रहा है, आरएसएस मजबूत हो रहा है। एक समय तो ये भी उन्होंने कहा कि नहीं अब आप गलत सोचते हैं, से ये बीजेपी को मुस्लिम भी वोट दे दिया, अब बीजेपी को नहीं चाहते हुए भी अब सुधरना पड़ेगा। एक बार चस्का लग गया वोट का। हमने कहा कि देखिए ये आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हाँ, हमने कहा कि इस खामख्याली में मत रहिएगा, समझ रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पसमानदा समाज के लोगों के जो सवाल थे, उन सवालों पर कितना एक्शन हुआ? हाँ, अभी जान लीजिए, नीतीश जी का सबसे बड़ा ये काम ये है, मैं जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो सरकारी प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी है, उसमें पसमानदा तो नहीं आया। हाँ आया। कैसे आया? हाँ बताते हैं। देश की राजनीति में आप समझे 2005 के चुनाव में, और उसका भी किस्सा है कि लालू जी कैसे बुला करके एक सम्मेलन हमने किया, नीतीश जी को बुलाया, लालू जी को बुलाया, रामविलास जी को भी बुलाया। रामविलास जी बीमार पड़ गए, सचमुच बीमार पड़ गए, क्रॉस चेक कराया, लेकिन ये दोनों आए और नीतीश जी ने कहा कि हम तो एमपी हैं, हम आपका सवाल उठाएंगे, हम सरकार में न दिल्ली में है न यहाँ है, आएंगे तो आप लोगों का हम मांग कर, हम लोग बजाते एक चार्टर ऑफ डिमांड, माने पसमानदा मुसलमान 2005 के पहले एक सम्मेलन कराया। अच्छा, हो सकता है कि जब यूपीए होगी जी, जब सरकार नहीं बनी, वही उसी को आगे बढ़ाते हैं, जब सरकार नहीं बनी, नीतीश जी की, लालू जी से हम कह के गए, तो उस समय सब लोग, नीतीश जी भी, लालू जी भी और रामविलास जी, सब लोग संपर्क में थे। उसी समय रामविलास जी भी हमसे पटना में मिले थे, अपने पारस जी के घर पर बुला के, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था जी। तो सब लोग चाहते थे, देखिए असल में है कि जब सरकार नहीं बन रही थी तो मुसलमान के माने 100 ग्राम का भी कीमत बराबर हो जाए तो 100 ग्राम जिधर 1 ग्राम भी, हाँ मैंने एक कर बढ़ जाए तो पलरा भारी हो जाए जी। तो ये स्थिति में हमारी मांग पूछ बढ़ गई थी। नीतीश जी तो कई बार हमारे घर पर भी आ चुके थे, मिल चुके थे, लालू जी भी बात करते थे, उनसे भी बात कराए थे, अपनी मैंने अपनी पत्नी से भी, तो बात कर रहे थे, रामविलास जी भी। तो हमारे कहने का मतलब कि तो हमने कहा कि नहीं, हम अकेले फैसला नहीं करेंगे, एक सम्मेलन बुला रहे हैं सिरकेश्वर मेमोरियल हॉल में, और उसमें आप लोग तीनों आइए। तो तीनों नहीं
ये कह रहे थे कि नहीं अब इतने लोगों के साथ क्यों बुलाते तीनों ने, लेकिन हमने कहा कि हम लोगों का तो फैसला है, कोई आए चाहे नहीं, हम लोग बुलाएंगे सबको, और उसमें हम लोग कागज कलम लेके बैठेंगे कि किसको मदद किया जाए। तीनों ने समय दिया, इतना ही शर्त रखा कि अलग अलग समय हम लोगों को अलॉट कीजिए, ये हमने कर दिया अलग अलग। नीतीश जी पहले आए, यही कहा कि हम एमपी हैं, हम आप लोगों का सवाल उठाएंगे। लालू जी हम सेंटर में नहीं हैं, स्टेट में आएंगे, स्टेट की लड़ाई है तो स्टेट में आप लोगों का ये करेंगे। तो ये लालू जी ने कहा। लालू जी ने कहा, और नीतीश बाबू पहले आए, ये कह के चले। नहीं, ये नीतीश जी ने कहा। अच्छा, ये नीतीश जी ने कहा। नीतीश जी पहले आए, चले गए। जब वो चले गए तो लालू जी आए। हाँ, सब लोग फोन पर अपने लोगों को लगा के कि वो जाए तब हम आए। तो वो आए, मीडिया के लिए एकदम नेशनल खबर थी सब लोग की। ये कैसे हो गया भाई, लालू नीतीश रामविलास एक मंच पर, ही तो सरकार बनाने पर नहीं है, ये तो अली अनवर के पसमानदा महाज की सम्मेलन में किसे जा रहे हैं। तो रामविलास जी ने फोन किया कि हम तो बीमार पड़ गया। तो हमने कहा कि कोई भी बीमार पड़ सकता, कोई बात नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर से बात कराया कि देखिए ये, हम कहा सर क्यों बात करा रहे हैं, आप बीमार तो हम भी पड़ सकते हैं, कोई पड़ सकता है, अपना बात कर लीजिए। बात किया, पत्रकार हैं, बहुत पत्रकार मित्र है, क्रॉस चेक कराया बाद में, तो सचमुच बीमार थे, वरना वो भी आने वाले थे, समझ रहे हैं ना। तो बीमार थे, लूज मोशन वगैरह होने लगा था। तो उसमें लालू जी ने कहा कि अनवर भाई डेलीगेशन लेके एगो आवा दिल्ली, हम मनमोहन सिंह से, सोनिया गांधी से मिला लेंगे। हम लोगों का कंटेक्ट स्ट्रक्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन हो चुका था, उसके मुतालिक हम लोगों की मांगे थी, और बिहार के मुतालिक। तो आओ मिला दे। हम लोग आ गए। उस समय तक हम लोगों का झुकाव लालू यादव के साथ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि उस समय तक हम लोगों का झुकाव लालू यादव के साथ था। और उसका प्रमाण यह है कि मसावात की जंग में जो हमने उस सम्मेलन की रिपोर्ट छापी, फोटो छापा, तो सबसे ऊपर लालू जी का, नीचे में नीतीश जी का। पत्रकार के भी नजर में होता ना किसको हम ज्यादा फोकस करेंगे हाईलाइट की। उस समय तक यही था, और उसकी वाहिद वजह यह थी कि वो बीजेपी के साथ थे। इनको नहीं चाहते हुए भी हम इनको चाहते थे, तो इन्होंने बुलाया। हाँ, नीतीश जी उस मीटिंग से निकलने के बाद तब तक अगले ही हफ्ते पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो गई। पार्लियामेंट में नीतीश जी ने इस सवाल को उठा दिया कि मजहब, जात बदलने से सामाजिक स्थिति नहीं बदलती, दलित मुस्लिम, दलित ईसाई को भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाए की मांग उठा दी। इस पर बीके मल्होत्रा थे बीजेपी के लीडर लोकसभा में, उनसे बकझक हो गई, बकझक हो गई। उसके बाद नीतीश जी ने पार्लियामेंट से निकल के तुरंत हमको फोन किया, मोबाइल तो आ गया था, हम उधर शाहबाद के दौरे पर थे, कि आप ऐसा ऐसा हो गया अनवर साहब, देखे मल्होत्रा साहब से झड़प हो गई हमारी। हम से कल अखबार देखिएगा। हम ठीक है सर देखेंगे, आप लोगों का सवाल उठा दिया। हम ठीक है सर देखेंगे। दूसरे दिन निकल गया अखबार में, दोनों एलआई में ना झगड़ा हो गया था इस सवाल पर। फिर बाद में 5 जन ने इसको कवर स्टोरी बना करके छापा। अच्छा, हाँ, वो अखबार भी हमारे यहाँ आया। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश जी के लिए वहां हो गया। फिर भी उस समय तक था कि हम लोग लालू जी से मदद करेंगे। हम लोग जा रहे हैं सोनिया से, मनमोहन से। मैं एमपी वगैरह नहीं था कि कोई पहाड़गंज, कोई तीरघाट, कोई मीरघाट अपना ठहरा, और आ करके हम लालू जी को फोने नहीं उठा रहे हैं, फोने नहीं। 2 दिन के लिए सब टिकट टुकट करा के एवे किए थे। उसमें पीएस कृष्णन भी थे डेलीगेशन में, उसमें अशफाक हुसैन अंसारी, एक्स एमपी उत्तर प्रदेश महाराजगंज के रहने वाले सीनियर आदमी, वो भी थे। उसमें इब्राहिम कुरैशी थे, मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष। उसमें कोई बंगाल से आया था, तो कोई हैदराबाद से आया था, कोई ये था। माने प्रोमिनेंट नाम में हमने 3 गिनाए, और तो उस श्रेणी में उस समय तक हमारा भी नाम नहीं था। हाँ, तो हम लोग सब लोग आए। तो फोन नहीं उठाया लालू जी फोन नहीं उठाए।
पहला एक दिन तो गुजर गया इनके इंतजार में। दूसरे दिन फोन आया पटना से कि अरे तो लालू जी का दिग्विजय सिंह और मौलाना अरशद मदनी का, जमीयत उलमाए हिंद के हेड हैं, उमर गए, उनके बेटे महमूद मदनी है, उनके भाई एक है अरशद मदनी, वो असद मदनी थे। तो आया कि उनका तो प्रोग्राम हो रहा है उसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, ऐसा ऐसा पोस्टर छपा है। तब हमको बात खटका गया, अरे लालू जी काहे नहीं मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स ये हुई, हमने बाद में पता लगाया, पॉलिटिक्स ये हुई कि ये दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रभारी थे बिहार के, वो पकड़े मौलाना पकड़े दिग्विजय सिंह को, अब दिग्विजय सिंह ले जा करके मिलाए लालू जी से। लालू अलायंस कांग्रेस के न थे, मिनिस्टर रेल मंत्री थे। अब मिलाए कि अली अनवर को अगर मदद कीजिएगा तो इक्विवेलेंट तो मुस्लिम को बांट रहे हैं, तो वो तो अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो मैंने आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से भी मतलब गलती ये हुई कि उन्होंने एक मतलब पिछड़े समाज के नेता को भरोसा करने के बजाय उनको लगा कि ट्रेडिशनल जो रिलीजियस लीडरशिप है अगर उसको हम बैंक करेंगे तो ज़्यादा वोट हमको मिलेगा। और इस अपने मनसा के लिए मैंने एक तरह से हम लोगों को मतलब उनको लगा आपको वोट करने से पता नहीं है इलेक्टोरल फायदा हुआ कि नहीं, वो तो पुराने टेस्टेड आदमी है। हाँ, तो उन लोगों ने नहीं मिलाया, तो अंत में उनके पीएस को फोन उठाया, तो हमने कह दिया कि लालू जी से कह दीजिएगा कि गज नहीं हारेंगे तो थान हारना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ये कह करके, और हम यही बैठ करके सब लोगों ने हमको जोर दिया कि नहीं, अब तो बने लालू जी तो बहुत बड़ा धोखा दिया है, और इसलिए अब हम लोगों को इन्हीं को मदद करना चाहिए। हमने फिर भी कहा कि नहीं, देखिए हमारी बिहार इकाई है, हम लोग वहाँ तय करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे अगर क्या होता है, तो वहाँ जा करके हम लोगों ने तय किया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी के समय में जिन सवालों को लेकर के आप आगे बढ़े, अब कैसी राह देख पा रहे हैं? देखिए हम बता रहे हैं, उससे पहले एक आधा सवाल आपका बाकी रह गया है। आधा सवाल ये है कि नीतीश जी ने आपके एजेंडा को किस तरह से बढ़ाने में या आपकी बात को मानने, हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के, और आगे का क्या रास्ता? हाँ जी, वो दोनों सवाल को लिंक कर, हाँ लिंक कर देते हैं। देखिए पहला सवाल तो ये कि नीतीश जी पूरे 2005 के इलेक्शन में नवंबर या दिसंबर नवंबर में हुआ, उसमें थ्रू आउट हमको हेलीकॉप्टर से लेकर के पूरे बिहार में घूमे, और सब जगह अखिल वो ऑल इंडिया नहीं, हम लोग ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, उस समय तक हम बिहार पसमानदा मुस्लिम महाज से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हो गया था। तो वो कहते थे कि अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली अनवर अंसारी साहब, संबोधन होता है नेताओं का नाम, और मैं वाहिद अकेला था कि हमको लेकर के पूरे बिहार गए। अच्छा, उस समय बीजेपी के साथ उनका अलायंस नहीं हुआ था? अलायंस था? हाँ था, अच्छा था, हमको लेकर के वो घूमे। हाँ, उनके सिवाय मैं किसी के साथ नहीं गया। हाँ, वो लेकर के सब जगह गए, और मैं सब जगह मैंने सेकंड लास्ट स्पीकर होते थे। ये परंपरा मैंने लंबे समय तक चली पब्लिक मीटिंग में, जहाँ होता था गैदरिंग। जब शरद जी अध्यक्ष थे तब मैं थर्ड हो जाता था। अच्छा। नहीं तो मैं बराबर सेकंड रहता था। तो और कोर ग्रुप में दूसरी चीज़ कि कुछ जो मसलों पर जो हेलीकॉप्टर में बात हुई या होती थी, तो उसमें मुस्लिम आरक्षण वगैरह की बात को लेकर के तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मुस्लिम का तो आरक्षण आप लोग जो मैंने कहते हैं कि होना चाहिए, तो वो तो पार्लियामेंट असेंबली का हम लोग का, देखिए मुस्लिम आरक्षण हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग दलित मुस्लिम का कह रहे हैं। इसके साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि उसका कोटा भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, विदाउट इंक्रीजिंग कोटा हम नहीं, हमको तो मार काट करनी है आपस में, उस दलित से हमारी लड़ाई हो जाएगी। तो वो कोटा बढ़ाइए पहले,
दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि जो तो उन्होंने कहा कि पंचायत नगर निकाय चुनाव में दिया जा सकता है। तो हमने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो सिर्फ मुस्लिम को होने पर धर्म आधारित हो जाएगा। हमने बिल्कुल हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अति पिछड़ा करके दीजिए। अति पिछड़ा में हम हमारी सबसे बड़ी आबादी है, तो ठीक है। तो उनसे 25% हमारा तय हुआ। उन्होंने ही कहा कि ये ऐसा सवाल है कि पहले अगर ये नहीं हुआ पहली दूसरी कैबिनेट में तो फिर नहीं होगा। हमने कहा कि एकदम 25% हमसे तय हुआ। हम तो एमपी बाद में बने, हम पहले बाहर ही थे। उनका देखिए प्रचार हम कर रहे थे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ, उनके पार्टी की तरफ से नहीं। उनके पार्टी में शामिल कभी नहीं हुआ। हमको तो याद भी नहीं है कि कभी फार्म भरा कि नहीं, ये भी जान लीजिए। तो उन्होंने एक दिन फोन किया, सरकार बन गई। फोन किया, हम तो मिलने जुलने थे भी कम थे। तो कहा कि साहब देख से फैसला ले लिया, कहाँ है, टीवी देखे हैं? हम कहने कि नहीं, हम पटने में थे। तो हमने 20% कैबिनेट में फैसला। हम कहने कि महाराज 25% आप कहे थे, 5% तो डंडीमारी होगी। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, अरे सबको देखना ना पड़ेगा। हाँ, उनका मैंने हम नहीं कहना चाहते थे, बताया कि मैंने खुल करके कि हमारे समाज के लोग भी और दूसरे पिछड़े जातियों के लोग भी इसके खिलाफ थे। तो इतना संभालिए, आप लोगों के कहने से हम किया है, आप लोग संभालिए इसको, नहीं तो कोई बवाल ना हो। हम कहने किसी के मजाल नहीं है, बवाल कहाँ से होगा। हाँ, किसी में आप निश्चिंत रहिए। और हम लोग तैयारी करते हैं, फिर हम लोग तैयारी किया कि अगर किसी तरह का पहले कोई हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर विरोध अगर किसी ने किया, चाहे लालू यादव हो चाहे और कोई हो, तो हम लोग मैदान में उतरेंगे। हमारा कैलकुलेशन ये था कि भाई अति पिछड़ा छोटा छोटा जाति जरूर है, लेकिन वो टोटल ओबीसी की जो 4 जातियां हैं, यादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया, ये तो 19.5% है 31 के ही आंकड़ा के अनुसार। और अति पिछड़ी जो जातियां हैं वो तो 31% हैं। तो ये विरोध करेंगे तो इनको महंगा पड़ जाएगा। ठीक यही हुआ। और बीजेपी भी नहीं विरोध कर सकती थी, क्योंकि रिलीजन के लाइन पर नहीं। अगर सिर्फ मुस्लिम को देते, हम कहे कि यही हम चाहते थे कि मुस्लिम को भुला के भी मत दीजिएगा, नहीं तो स्थिति ही अलग हो जाएगी अति पिछड़ा के नाम पर। तो इस बात का पर मोटा मोटी हम लोगों की सहमति, समझ रहे हैं ना, ये लागू किया। तो हम इसीलिए हमारा ठसा था, वो तो हमको पहले ही से खोज रहे थे और हमको फीलर आ रहा था। लेकिन हमें समझता था कि नहीं, जब तक समाज को कुछ नहीं मिलेगा, हमको एक दवा हो जाता है ना, पार्टी में हम हो जाएंगे तो बंधन तो हो ही जाएगा, मोरल बंधन जो। तो ये हुआ। और अपने मन से भी बहुत उन्होंने काम किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर के भी हमने कहा था कि देखिए, मुसलमान ऐसी कौम है कि उसको हमारे पास आता है कि कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हमने एक किस्सा सुना है कि लालू यादव के समय में जब मुख्यमंत्री थे, तो एक गांव में, बहादुरगंज है, पटने जिला का गांव, वहाँ दलित लोग और यादव लोग सब मिल करके कब्रिस्तान में अगजा लगा दिया था। लालू जी के यहाँ गए, लालू जी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अपने कहा कि उसका एमएलए यादव था, वही भड़का रहा था, तो उसको कहा, पुलिस को, एसपी, डीएम को, उसी समय हमने गाली देते लालू को सुना कि देखो तुम्हारा हमारा राज खत्म कर देगा, ये अली अनवर क्या कह रहा है, हमारा राज खत्म कर देगा, ये कब्रिस्तान में अगजा चलता है जी। हाँ, मार। और क्या नाम था उसका, कौन यादव एमएलए था, नाम रख करके वो आवे तो उसको भी हम हंटर से मार करके जीप में ठूसो, कोई आओ भेज कर। होली से पहले कई लोग गिरफ्तार हुए, अगजा फेंका पुलिस वाला, डीएमएस भी गया, हमको भी कहे कि इन लोगों को भेजिए रात में, तो लोग जाओ वहाँ गवाही देना। सब लोग, सैकड़ों लोगों को लेके चले गए थे। घेराबंदी का तो सवाल था, कब्रिस्तान घेराबंदी का सवाल, लेकिन जो बड़ा सवाल था कि जो पसमानदा समाज के जो भूमिहीन लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, उनको ज़मीन कैसे मिले,
इस पर भी कभी नहीं, कोई बात हुई? इस पर कोई बात नहीं हुई। और हम समझते हैं, उनकी भी सीमा जानते हैं, और दूसरी पार्टियों की सीमा जानते हैं कि ये लोग जमीन के सवाल को, जो प्रैक्टिकल था भाई, हाँ, जमीन के सवाल को ये लोग छूने वाले नहीं हैं। वो तो क्लास का सवाल हो जाता है ना। सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में तो रिजर्वेशन दिया, हाँ हाँ, उसमें पिछड़े लोग, इंक्रीज हुआ? हाँ हाँ हुआ, वो सब हुआ। तो वो तो पहले से भी था। हाँ, वो तो पहले ना ना, पहले से और बढ़ा भी, अच्छा, महिला के नाम पर या ये के नाम पर, वो के नाम पर। अति पिछड़ा जो मुसलमान थे उनको क्या फायदा हुआ? देखिए, अति पिछड़ा मुसलमान, मतलब पसमानदा मुसलमान, हाँ, को उसका भी कोटा इधर बढ़ा, अति पिछड़ा का भी कोटा बढ़ा, और लेकिन जो उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन देखिए, हम एक आंच की कसर रह गई, आए, एक आंच की कसर रह गई। नहीं, एक आंच की का कई आंच की कसर रह गई। लेकिन हम अपनी हैसियत जानते थे भाई कि हम अभी जो हमारी ताकत है, लेकिन एक 40,000 सीट बीडीसी के मेंबर से लेके मेयर से, चेयरमैन से, एकल पोस्ट पर भी नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ों के नाम पर रिजर्वेशन दिया, उसमें कुल 40,000 सीट। अच्छा, ये बताइए, जो हमारे दर्जन डेढ़ दर्जन में हमारे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद की खत्म हो जाती थी मुसलमानों की, वो सैकड़ों हजारों में होने अच्छा, ये आगे का रास्ता क्या होगा? बस जी, देखिए, आगे का रास्ता अभी तो हालत ये है भाई कि मुस्लिम की परछाई से भी कई लोगों को डर लगने लगा है। बीजेपी ने इतना खौफ पैदा कर दिया है कि मुस्लिम का नाम कोई लेना नहीं चाहता है, और उनके, हम लोगों की जो सियासत है वो बेभाव हो गई है। तो अभी हम सब हिंदू मुस्लिम, हमारा तो न रही है कि दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान, ये करके, और कास्ट सेंसस को ले करके, और दूसरे सवालों को, मुस्लिम के रोजगार के सवाल को, या बुनकर के सवाल को, बुनकर के सवाल, दो बुनकर हम नहीं एक कहते हैं। देखिए, कभी भी इतना है, हम आर्टिजन कहते हैं जी, उसमें बुनकर आ जाते हैं। शिल्पकार समाज, शिल्पकार समाज को बढ़ई है, लोहार है, बुनकर है, सब है, ये सब का। और ये मोदी के शासन में तो और नोटबंदी से लेकर के, और जीएसटी से लेकर के, निजीकरण से लेकर सब चीज, तो इन सब सवालों पर हम लोग एक दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं, और इन सब सवालों को हम लोग समझ भी रहे हैं। और मैं पूरे देश के दौरे पर हूँ, और लेकिन हमने, अब हमारा इम्तहान उस समय आया जबकि नीतीश जी रातों रात, मैंने, हाँ, तो बीजेपी से हटाने में भी सबसे हम आगे थे। और उस समय तो शरद यादव जी बीजेपी के साथ रहने के पक्ष में थे। मैं शरद यादव जी के यहाँ नहीं गया, शरद यादव जी हमको पकड़े, समझ रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि लड़ेंगे, ये करेंगे, लेकिन बीमार पड़ गए और कुछ और चीज़ों में उलझ गए। तो अभी हम तो लड़ रहे हैं, और हमको नेताओं और पार्टियों, ठीक है वो हैं, लेकिन बात यह है कि एक तरफा प्रेम से नहीं ना होगा, दोनों तरफ से, उधर से भी सम्मान के साथ, मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ। हमको तो सब लेना चाहते हैं कि हमारे में आ जाइए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है नहीं लेना चाहती है, लेकिन हमारे मुद्दे पर अभी कोई बात नहीं करना चाहता है। नीतीश कुमार के साथ गए तो हम अपने मुद्दे पर बात करके गए थे, समझ रहे हैं ना। और जब बीजेपी आने लगी साथ में, तो हमने उनको चेतावनी दे दी। सर, मुझे लगता है कि एक सवाल मेरे पास और भी है, लेकिन मैं कभी बाद में पूछूंगा आपसे कि रेरी का तेल हाथ में लगा के आपसे दोस्ती किसने की, ये बाद में पूछूंगा कभी। बहुत लंबी बातचीत हो गई। अभय भाई, आपको कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी नहीं, सवाल मतलब हम लोगों ने पसमानदा मुस्लिम और पसमानदा शब्द से हमने अपनी गुफ्तगू शुरू की, और बिहार की राजनीति, फिर पसमानदा समाज कैसे बना, ये तंजीम कैसे खड़ा हुई, फिर लालू जी को छोड़कर नीतीश जी के साथ कैसे रुझान हुआ, बहुत सारी बातें आ गई। और मुझे लग रहा है कि सीरीज ऑफ इंटरव्यू करने की ज़रूरत है। और फॉरवर्ड प्रेस के नवल जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप फॉरवर्ड प्रेस के लिए एक सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखिए, तो कुछ काम तो आपका हो गया। एक चीज नवल जी के बात का कि देखिए,
पहलवान छोटा हुआ है या बड़ा है, वो जानता है कि हमारे सामने जिससे है हम भिड़ रहे हैं वो जरूर तेल लगाया होगा तो इधर से भी बिना तेल के तो और सबसे वो रेड़ी का लगावे चाहे सरसों का लगावे। सबसे अच्छी बात यह है कि एक नेता के पीछे 2 पत्रकार थे जी, तो ये भी हम लोग थोड़े भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, घेर करके बहुत सी अंदरूनी बात जो कभी शेयर नहीं किया आप लोगों ने निकलवा लिया है आज की शाम। आप लोगों को मुबारक हो। तो अली अनवर साहब का शुक्रिया। और नवल भाई, आपने भी आप इतने अच्छे सवाल लिए और बिहार की राजनीति और खासकर बैकवर्ड क्लासेस की जो राजनीति के बारे में जो आपकी समझदारी है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा है और हम सब लोग इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सर, थैंक यू नवल भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। kindly like, share and subscribe our YouTube channel.